नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज सबसे पहला आर्टिकल हम हिंदू का डिस्कस करेंगे। एनआईआरएफ की रैंकिंग में जो चीज़ें सामने आई हैं इससे संबंधित। दूसरा आर्टिकल असम में हर साल बार बार बाढ़ आती है, इस इशू से संबंधित क्या रीजन्स हैं, क्या उपाय, सब कुछ। तीसरे नंबर पे आर्टिकल जॉब क्रिएशन का डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देखेंगे। आज तो देखो एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है एथिक्स का। सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट ने ही ये एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है और ज़रूर कोट कीजिएगा एग्जाम में, एथिक्स में आपको मौका मिले तो। इसके बाद आज का एथिकल टर्म देखते हैं, कोग्निटिव डिजोनेंस। कोग्निटिव डिजोनेंस का पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद मैं डेफिनेशन समझाऊंगा। देखो, मान लीजिए कोई पर्सन है महेश। महेश का ये बिलीफ है, उसकी ये मान्यता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। बट महेश खुद भी सिगरेट पी रहा है, खुद भी स्मोक कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ना, एक तरफ महेश की ये मान्यता है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इससे सेहत को नुकसान होता है। दूसरी तरफ महेश खुद भी सिगरेट पी रहा है। ये है कोग्निटिव डिजोनेंस। कोग्निटिव डिजोनेंस देखो वो सिचुएशन होती है जब आपकी मान्यता, आपके विचार, आपके एक्शन से मैच नहीं होते। आपकी सोच ये है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इससे नुकसान होता है, लेकिन आप खुद सिगरेट पी रहे हो। आपका विचार आपके एक्शन से अलग है। आप जिस चीज को मानते हो वो आप एक्शन में नहीं ला रहे हो, तो ये चीज होती है कोग्निटिव डिजोनेंस। अब यहां पे देखो डेफिनेशन, आप देखिए। कोग्निटिव डिजोनेंस वो मेंटल डिस्कंफर्ट होता है, मतलब वो मेंटली ये चीज आपको परेशान करेगी ना, जो चीज मैं सोचता हूं वो एक्शन में नहीं ला पा रहा हूं, तो वो मेंटल डिस्कंफर्ट होता है ना। जब आपके बिलीफ, आपका एटीट्यूड एक्शन से अलग है, तो वो सिचुएशन होती है, वो मेंटल डिस्कंफर्ट होता है कोग्निटिव डिजोनेंस। आप एग्जांपल दीजिए, आपने लाइफ में कब कोग्निटिव डिजोनेंस को फेस किया? कोई भी पर्सनल एग्जांपल आप दे सकते हो, इससे आपको याद हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल है यहां पे, आईपीएस ऑफिसर नॉन वायलेंस में बिलीव करता है, लेकिन लैंड ऑर्डर बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, उसे मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, तो वो ऑफिसर कोग्निटिव डिजोनेंस का सामना करेगा। उसकी मान्यता नॉन वायलेंस में है, लेकिन उसे लाठीचार्ज करवाना पड़ रहा है, तो उस ऑफिसर में उस समय मेंटल डिस्कंफर्ट आएगा, क्योंकि उसका बिलीफ उसके एक्शन से अलग है। आगे बढ़े उससे पहले देखो, आज एक बात आपको बोलना चाहता हूं। 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। मैंने आज तक कभी भी आपको ना वीडियो पे कमेंट करने के लिए या फिर लाइक करने के लिए नहीं बोला। इवन कमेंट बॉक्स तो बंद ही था इतने सालों से। बट अब देखो, पूरा लेक्चर बनाने में ना टीम भी इन्वॉल्व होती है, और टीम काफ़ी समय से पुश कर रही है। टीम बोलती है कि सर आपकी वीडियो पे ना एंगेजमेंट नहीं आता, मतलब व्यूज़ के हिसाब से लाइक्स बहुत ही कम हैं। अगर स्टूडेंट्स पसंद करते हैं लेक्चर तो लाइक क्यों नहीं करते? मैंने उनको बोला, मैंने कभी बोला ही नहीं लाइक करने के लिए। बट टीम का बोलना है कि सर अगर लाइक्स वगैरह ज़्यादा होते हैं तो यूट्यूब उस वीडियो को रिकमेंडेशंस में लेके आता है, दूसरों लोगों को रेकमेंड भी करता है। मैं काफ़ी समय से उन्हें पुश कर रहा था कि मैंने कभी बोला नहीं लाइक वगैरह के लिए, मैं नहीं बोलूँगा। बट देखो, अब टीम के कहने पे मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको लेक्चर से फ़ायदा होता है, अगर आपको अपने टीचर पे या फिर टीम पे थोड़ी दया आती है, तो आप लाइक बटन दबा देना। इससे क्या होगा, टीम भी खुश हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लेक्चर सुनने से पहले या फिर सुनने के बाद लाइक बटन पे क्लिक कर देना। कमेंट कर्स को तो कर देना, थैंक यू। लेकिन करना डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि आज कहने पे आपने कर दिया और फिर आगे कभी नहीं किया। प्लीज़ कर देना डेली बेसिस पे। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को जो रैंकिंग दी जाती है, इस इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो यही है, 2023 का जो रैंकिंग है रिलीज़ किया गया एनआईआरएफ के द्वारा। देखो, 8वां साल है एनआईआरएफ के द्वारा विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग दी गई है। हर साल एनआईआरएफ के द्वारा देश की अलग अलग कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड इनोवेशंस को रैंकिंग जारी की जाती है, और 8 अलग अलग डोमेन में
जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को, मैनेजमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर, और सबसे लास्ट में एलाइड सेक्टर्स। मतलब ये इकट्ठा है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। तो इन 8 अलग अलग डोमेन में NIRF के द्वारा रैंकिंग दी जाती है विभिन्न कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, रैंकिंग दी क्यों जाती है और किन पैरामीटर्स के आधार पे दी जाती है। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रैंकिंग क्यों दी जाती है। देखो, NIRF जब रैंकिंग देगा ना अलग अलग कॉलेजेस को, तो कॉलेजेस के बीच में भी कंपटीशन पैदा होगा। फॉर एग्जांपल, एक साल सिम्बायोसिस ने टॉप किया, दूसरे साल IBS दूसरे नंबर पे आया, तो दोनों के बीच में ना कंपटीशन होगा कि मुझे आगे निकलना है। तो ये हेल्दी कंपटीशन ना ग्रोथ के लिए अच्छा है, इंप्रूवमेंट होती है हेल्दी कंपटीशन से। दूसरा, NIRF अलग अलग पैरामीटर्स में स्कोर भी बताता है, रैंकिंग देता है। तो विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ना पता लगता है कि हमें इस क्षेत्र में इंप्रूवमेंट करनी है, हम यहाँ पे कमज़ोर हैं, हमें यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। तो ये मेन रीजंस हैं जिसके द्वारा NIRF के द्वारा रैंकिंग रिलीज की जाती है। अब बड़ा क्वेश्चन, किन पैरामीटर्स के आधार पे। ये वो 5 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे रैंकिंग जारी की जाती है NIRF के द्वारा। सबसे पहले टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, दूसरे नंबर पे रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। लेकिन देखो, मैं आपको सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, नाम बता के मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करूंगा, हर एक पैरामीटर का एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है ना, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, इसमें क्या होता है, अलग अलग कॉलेजेस में ये देखा जाता है कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा बच्चे को सिखाया जा रहा है। अब ये कैसा देखा जाता है, मतलब इस पैरामीटर को कैसे जज किया जाता है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है, PhD वाले फैकल्टी कितने हैं, लाइब्रेरी या फिर लेबोरेटरी की सर्विस है या नहीं है, लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब चीजें देखी जाती हैं इस पैरामीटर में, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स। दूसरे नंबर पे ग्रेजुएशन आउटकम, इस पैरामीटर में यह देखा जाता है जो बच्चा पास आउट हो रहा है उसकी जॉब लग रही है या नहीं लग रही है, जॉब वो हासिल कर पा रहा है, कितने पैसों की हासिल कर पा रहा है, पास आउट होने के बाद में बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है नहीं जा रहा है, जा रहा है तो किस कॉलेज में जा रहा है, यह सब देखा जाता है, मतलब ग्रेजुएशन की आउटकम क्या निकली। तीसरा पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इस पैरामीटर में देखा जाता है रिसर्च पब्लिकेशंस कितनी हैं कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से, कितने पेटेंट्स फाइल हुए हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं पास आउट होने के बाद जिन्होंने PhD को परस्यू किया है। तो ये सारी चीजें आती हैं तीसरे पैरामीटर में। चौथा पैरामीटर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इसमें ये सब चीजें आती हैं जैसे कितने % स्टूडेंट्स कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में ऐसे हैं जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के हैं, फॉर एग्जांपल SC या फिर ST, फॉर एग्जांपल डिफरेंटली एबल्ड, कितनी मतलब कैसी फैसिलिटीज हैं डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए, और संस्थान की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति कमिटमेंट कैसी है, क्या वो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये चौथा पैरामीटर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। सबसे लास्ट में परसेप्शन, संस्थान की परसेप्शन कैसे है एम्प्लॉयर के बीच में, कंपनीज मान लीजिए आती हैं, कंपनीज में क्या परसेप्शन है संस्थान को लेके, क्या सोचते हैं वो संस्थान के बारे में, अच्छा है, बुरा है, क्या कमी है, और उसी प्रकार से बाकी लोगों की क्या परसेप्शन है। तो ये 5 पैरामीटर्स मैंने आपको डिटेल से बताए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सिर्फ नाम बताने से मजा नहीं आता, सिर्फ नाम बताना तो ये ऊपर ऊपर वाला डिस्कशन हो गई, लेकिन डिटेल से हमने समझा। अब आप किसी को भी समझा भी सकते हो, खुद को भी आपको पता है। ये परसेंटेज भी है। एक्चुअली ना स्लाइड में कोई दिक्कत आई हुई है, जो पिछली स्लाइड में लिख रहा हूं वो जा ही नहीं रहा है, ठीक करता हूं इसे अभी। लेकिन आप वेटेज भी देख लीजिए, पहले पैरामीटर की कितनी वेटेज है 30%, दूसरे की 15%, नजर डाल लीजिएगा इन पे एक बार। हाँ, अब तो ठीक हो गया। खैर पॉइंट पे आते हैं। देखो, इस बार NIRF के द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया है ना, जो रैंकिंग रिलीज की गई है, उसमें कुछ इश्यूज सामने आते हैं। इश्यूज क्या है, ये टेक्स्ट फॉर्म में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैंने बिल्कुल बढ़िया सी टेबल आपके लिए बनाई, यहां से आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस कितने हैं हमारे देश में, टोटल यूनिवर्सिटीज हैं 1113, कॉलेजेस कितने हैं 43,796,
कितने इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को सबमिट किया रैंकिंग के लिए कि हमारी रैंकिंग रिलीज कर दीजिए? 5,543 इंस्टीट्यूशंस। कितनी एप्लीकेशंस आई इन इंस्टीट्यूशन से? जैसे कई सारे संस्थान देखो ऐसे हैं ना जिन्होंने अलग अलग डोमेन में अपने आप को सबमिट किया, मेडिकल डोमेन में भी, इंजीनियरिंग डोमेन में भी। इसलिए टोटल संस्थान 5,543 जिन्होंने NIRF को अप्लाई किया रैंकिंग के लिए, और उनकी एप्लीकेशंस एक या एक से अधिक भी हो सकती है, तो टोटल एप्लीकेशंस 8,686। लेकिन देखो टोटल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तो ज्यादा हैं। सबमिट किया सिर्फ इतने संस्थानों ने रैंकिंग के लिए, तो यह संख्या है सिर्फ 12.3%। बाकी 87.7% संस्थानों ने अपने आप को सबमिट ही नहीं किया एप्लीकेशन के लिए। उन्होंने बोला ही नहीं NIRF को कि आप हमारी रैंकिंग जारी कीजिए। और इसमें भी एक हैरानी वाली आंकड़ा, टोटल देश में हमारे जितने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं ना, उनमें से देखो 43% यूनिवर्सिटीज रूरल एरिया में है और 61.4% कॉलेजेस रूरल एरिया में हैं। लेकिन टॉप 100 में जो संस्थान आए हैं ना, वो सारे के सारे अर्बन एरिया से हैं। रूरल एरिया से कोई संस्थान है ही नहीं। यह हैरानी वाली बात है। अब आपको आया ना अच्छे से समझ में? ये टेक्स्ट फॉर्म में आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, टेबल से अच्छे से समझ में आ जाता है। आंसर राइटिंग में आप यूज भी कर सकते हो डेटा। इसी प्रकार से देखो सेकंड पॉइंट समझाने के लिए भी मैंने टेबल बनाई है। सेकंड पॉइंट में राइटर ये कहते हैं, देश के देखो अलग अलग स्टेट्स में ना क्वालिटी वेरी कर रही है। जैसे देखो NIRF के द्वारा टॉप 100 कॉलेजेस की जो रैंकिंग दी गई है ना, उसमें से 35 कॉलेज तो तमिलनाडु के हैं, दिल्ली के 32 कॉलेजेस हैं, केरला के 14 कॉलेजेस हैं। मतलब टॉप 100 जो कॉलेजेस हैं ना, उनमें से 81% तो सिर्फ इन्हीं 3 स्टेट्स के हैं, जो काफी ज्यादा हैरानी की बात है। सिर्फ इन 3 स्टेट्स के 81% कॉलेजेस हैं टॉप 100 की रैंकिंग में। और देश में सबसे ज्यादा कॉलेजेस बताइए कौन से राज्य में है? देश में सबसे ज्यादा कॉलेजेस यूपी में है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें। लेकिन यूपी के कितने कॉलेज हैं टॉप 100 में? 0। एक भी कॉलेज यूपी का नहीं है टॉप 100 में। तो अलग अलग राज्यों में जो क्वालिटी है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में वेरी कर रही है। सिर्फ इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा क्वालिटी है। यह देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। बाकी राज्यों के कॉलेजेस में भी क्वालिटी आए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य सरकारें भी अपनी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज को बजट प्रोवाइड करें, क्वालिटी लाने के लिए प्रयास करें। और ना सिर्फ देखो अलग अलग राज्यों में क्वालिटी, बल्कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में भी क्वालिटी जो है वो वेरी कर रही है। इसी प्रकार से अब आप प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस के बीच में क्वालिटी देखिए। किसी प्राइवेट कॉलेज के द्वारा हाईएस्ट रैंक जो यूनिवर्सिटीज में प्राप्त की गई है वो है 6ठी रैंक। टॉप 5 तो सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं। और कॉलेजेस की बात करें तो टॉप 15वीं रैंक किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के द्वारा प्राप्त की गई है कॉलेजेस के मामले में। मतलब प्राइवेट संस्थान जो है सरकारी संस्थानों के मुकाबले में काफ़ी पीछे हैं क्वालिटी प्रोवाइड करने में। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो फैकल्टी स्ट्रेंथ एंड रैंकिंग से संबंधित है। इसके लिए भी मैंने टेबल बनाई है, टेबल से अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर देखिए, देखो टॉप 100 में जो यूनिवर्सिटीज आती है ना, वहां पे एवरेज नंबर ऑफ फैकल्टी हैं 645 और बाकी यूनिवर्सिटीज में एवरेज नंबर ऑफ फैकल्टी हैं 242। उसी प्रकार से टॉप 100 में जो कॉलेजेस आते हैं वहां पे एवरेज नंबर ऑफ फैकल्टी हैं 173 और बाकी कॉलेजेस में एवरेज नंबर ऑफ फैकल्टी हैं 71। और देखो टॉप 100 में जो संस्थान आते हैं ना इंजीनियरिंग के, वहां पर भी AICTE का जो नॉर्म है ना 20 स्टूडेंट्स के पीछे एक फैकल्टी होना चाहिए। टॉप 100 में सिर्फ 34% संस्थान ऐसे हैं जो AICTE के इस नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो बाकी 66% संस्थान टॉप 100 में भी ऐसे हैं जो AICTE के इस नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लास्ट में राइटर ये कहते हैं
देखो देश के सिर्फ 12.3% संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने खुद को NIRF के पास रैंकिंग के लिए सबमिट किया। तो हैरानी नहीं होनी चाहिए इस बात में कि देश में टोटल जितना साइंटिफिक पब्लिकेशंस होती है ना, रिसर्च पेपर सामने आते हैं, 90% तो इन्हीं संस्थानों से सामने आते हैं जिन्होंने अपने आप को रैंकिंग के लिए सबमिट किया है NIRF के पास। जाहिर तौर पे बाकी संस्थानों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को सबमिट नहीं किया NIRF के पास कि हमारी रैंकिंग आप कीजिए। कुल मिला के देखो पॉइंट ये है, सुधार की आवश्यकता है, खास करके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में फाइनेंशियल रिसोर्सेज राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा एलोकेट करे सुधार के लिए। अभी टोटल जितना साइंटिफिक पब्लिकेशंस होती है ना, यानी रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं वर्ल्ड में टोटल जितने, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4.81% है, जबकि चाइना का कंट्रीब्यूशन 2018 में 26% था। चाइना का पहले देखो साइंटिफिक पेपर चाइना के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी कम पब्लिश होते थे, बट चाइना ने ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। हमें भी अब वही करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। पूर्ण आर्टिकल असम में हर साल आने वाली फ्लड्स से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो असम में हर साल बाढ़ आती है जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। नुकसान किस किस चीज़ का होता है वो आगे डिटेल से आएगा, लेकिन फ्यू कीवर्ड्स में अगर मैं समराइज करूं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, बहुत से एनिमल्स मारे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक जाता है क्योंकि ट्रैक्स जो हैं वो बिल्कुल सबमर्ज हो जाते हैं, सिर्फ बोट चलती है, फसलें तबाह हो जाती हैं, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रह्मपुत्र वैली में हर साल बाढ़ आखिरकार आती क्यों है? ये डिस्कस करना देखो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फ्लड्स की जो इंटेंसिटी है ना पिछले कुछ सालों में वो इंक्रीज होती जा रही है। मतलब हर साल फ्लड और ज़्यादा तबाही मचाती आ रही है। तो अब जरूरी हो गया है कि सरकार ठोस कदम उठाए। सरकार ठोस कदम देखो तभी उठा सकेगी जब रीजन्स पता होगा कि हाँ ये रीजन्स हैं और अब कुछ करना है। तो बेसिक्स से हम इस आर्टिकल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फ्लड का क्या मतलब होता है? फ्लड का सिंपल मतलब देखो ये होता है जैसे नदी है, नदी की पानी की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर नदी में पानी आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल नदी में पानी को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी है 4 यूनिट, लेकिन पानी ज़्यादा है 5 यूनिट है, तो पानी कहाँ जाएगा? नदी के बाहर जाएगा। बाहर के जो एरिया हैं वो सबमर्ज होने लगेंगे, बाढ़ आ जाएगी। 3 रीजन्स की वजह से बाढ़ आती है। या तो एकदम से बारिश आ जाए बहुत ज़्यादा, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा बारिश आ गई कि पानी जो है आगे फ्लो ही नहीं कर सका आगे नदी के अंदर, और वो पानी की एम्बैंकमेंट को पार करके बाहर आ गया। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि बारिश जो है वो धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे लेकिन लगातार आए जा रही है, तो आगे भी पूरी नदी में कैपेसिटी नहीं है पानी को एकोमोडेट करने की, तो जाहिर तौर पर पानी बाहर आएगा। इसमें देखो वो रीजन भी शामिल है कि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से नदी में पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हिमालय से फॉर एग्जांपल नदी निकलती है, वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो शुरू से ही बर्फ अगर पिघलेगी तो पानी आएगा नदी में, और धीरे धीरे पानी का जो लेवल है वो नदी में इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद लास्ट में है कोस्टल फ्लड्स। जैसे देखो कोई साइक्लोन आ गया, साइक्लोन की वजह से सुनामी आ गई तो पानी आपने देखा होगा जैसे 2004 में सुनामी लहरें आई थी, पानी एकदम से कोस्ट से बाहर आता है और भारी तबाही मचाता है। तो ये मेनली 3 रीजन्स हैं जिसकी वजह से फ्लड्स आती हैं। इसके बाद अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं असम की। असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? देखो असम जो है ना वो हिमालयस के फुट हिल्स में है। फॉर एग्जांपल ये हिमालयस हैं, यहाँ पे असम है, और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, एक ब्रह्मपुत्र वैली और एक बराक वैली। रिवर्स के नाम पर इन वैलीज के नाम हैं। बात करें ब्रह्मपुत्र की, ये देखो असम से होके गुजरती है और टोटल लेंथ है ब्रह्मपुत्र रिवर की असम में 650 किलोमीटर, और एवरेज जो विड्थ है वो है 5.46 किलोमीटर। मतलब चौड़ाई जो है रिवर की वो एवरेज है 5.46 किलोमीटर। तो ये मुख्य रिवर हैं असम में जो फ्लड प्लेन्स बनाती हैं। चूँकि देखो ये हिमालय से निकलती हैं, कैलाश रेंज से निकलती हैं, तो आते आते हिमालय से आते आते रिवर में बहुत सारे ना सेंडिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे पहाड़ को काट के निकली तो मिट्टी जो पहाड़ से निकली, पत्थर जो पहाड़ से निकले, वो सारे रिवर्स के साथ जुड़ जाएंगे और रिवर्स के साथ साथ आगे चलते रहेंगे। अब जब तक देखो पहाड़ों में रिवर चल रही है
तो ग्रेविटी के हिसाब से फोर्स ज़्यादा है, ये भारी भरकम मिट्टी, पत्थर, कंकड़, चट्टाने लेके रिवर आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही प्लेन एरिया में आती है ना रिवर, तब फोर्स कम हो जाती है। इस वजह से वो सारी मिट्टी जो पहले लेके चल रही थी ना, कंकड़, मिट्टी, चट्टाने, वो धीरे धीरे अब जमा करना स्टार्ट कर देती हैं। अब देखो रिवर की जो कैपेसिटी है ना, वो पानी को एकोमोडेट करने की और ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि सारी जो मिट्टी वो कैरी कर रही थी उसने जमा कर दिया, डिपॉजिट बना दिया। अब सेडिमेंटेशन इतना ज़्यादा हो गया, यानी मिट्टी, कंकड़ वगैरह इतने ज़्यादा जमा हो गए कि पानी को एकोमोडेट करने की रिवर की जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा कम हो गई। सीधा सा लॉजिक है। बिगिनर्स को बताऊं एक एग्जांपल की सहायता से। मान लीजिए गिलास है, गिलास में पानी आता है 1 लीटर, लेकिन अगर आप इसमें थोड़े कंकड़ डाल दोगे, जैसे वो कौवा वाली कहानी आपने सुनी होगी, तो पानी ऊपर आ जाएगा, गिलास की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, पानी बाहर आ जाएगा। अगर फुल पानी था पहले, अगर आप पत्थर डालोगे, तो उसी प्रकार से रिवर के साथ होता है। गर्मियों में ये ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो शुरू से नदी ज़्यादा पानी लेके चलती है, और ज़्यादा पानी लेके चलेगी तो सोइल ज़्यादा इरोड करेगी। पहाड़ों में सोइल ज़्यादा इरोड करेगी तो ये जो सेडिमेंटेशन है ज़्यादा कैरी करेगी, ज़्यादा डिपॉजिट करेगी, इसलिए गर्मियों में ये फेनोमेनन और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। इसके अलावा देखो गर्मियों में आपको पता है मानसून भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस आता है नॉर्थ ईस्ट में, और चेरापूंजी में तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी हालांकि असम में नहीं है, मेघालय में है, लेकिन मेघालय और असम दूर नहीं है ना, पड़ोसी राज्य हैं। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ असम का कहना है असम में ब्रह्मपुत्र बेसिन एरिया में 85% जो बारिश होती है ना, वो तो मानसून के मंथ्स में ही हो जाती है। बाकी बचे हुए महीनों में तो सिर्फ 15% बारिश होती है। इसके अलावा अप्रैल मई में काफ़ी थंडरस्टॉर्म भी आते हैं। ऑलरेडी जब देखो सोयल सैचुरेट हो, उसके बाद में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से हैवी रेन आए, तो फिर सोयल की भी जो कैपेसिटी है ना पानी को एब्जॉर्ब करने की, वो कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में पानी अब नदी से बाहर आने लगेगा। बाहर आने लगेगा तो कई कई किलोमीटर्स तक फैल जाएगा, बहुत सारा एरिया सबमर्ज हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में फिर लोगों की इंटरनल डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। आप क्या कर सकते हो कि नदी से पानी बाहर ना आए, आप ना एम्बैंकमेंट बना सकते हो इस प्रकार के। ये देखो एम्बैंकमेंट मतलब एक दीवार टाइप का स्ट्रक्चर नदी के किनारे आप जो देखते हो, ताकि ये इंश्योर करने के लिए नदी का पानी बाहर ना आए। अब देखो एम्बैंकमेंट्स ना ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास काफी बने हुए हैं, 1960s से ही बनाए गए थे फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आज 60 साल हो गए। इनमें से ज्यादातर ये जो दीवारें हैं ना नदी के किनारे पर एम्बैंकमेंट्स हैं, वो अब कमजोर हो चुकी हैं, काफी बैड कंडीशन में है। वो भी नदी का पानी जो है वो उन्हें बहा के ले जाता है, पानी को रोक नहीं पाता बाहर आने से, बल्कि पानी के साथ बह जाती हैं ये दीवारें भी। इसके अलावा देखो वैसे कुछ और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से फ्लड्स आती हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है असम में। 1940-41 में तो सिर्फ 9 से लेकर 29 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर थी, लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार बढ़ के हो चुकी है 398 पर स्क्वायर किलोमीटर। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो स्टेट की इकोलॉजी पे तो असर पड़ेगा ना। डिफोरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, पेड़ जो है वो मिट्टी को जकड़ लेते हैं, मजबूत बनाते हैं। पहाड़ों में अगर ज़्यादा पेड़ होंगे तो मिट्टी ज़्यादा इरोड नहीं होगी, सॉइल इरोजन कम होगा। हिल्स काटी गई हैं रास्ते बनाने के लिए, इंक्रोचमेंट काफ़ी हुआ है, वेटलैंड्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिसकी वजह से भी फ्लड कंडीशन जो है वो इंटेंस हो जाती है। आने वाले समय में तो देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको पता है, रेनफॉल और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाला है, ग्लेशियर्स काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो ये सब चिंता की बातें हैं कि आने वाले समय में असम में जो बाढ़ है वो और ज़्यादा आएंगी, ये काफ़ी चिंता की बात है। तो ये तो हमने देखो मुख्य रीजन्स की बात की। मिसलेनियस में कुछ अदर फैक्टर्स के बारे में भी आप लिख सकते हो, जैसे असम में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है पानी की निकासी के लिए, अर्बन ग्रोथ जो हो रही है बहुत अनप्लान तरीके से हो रही है, अंधाधुंध डैम्स को और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा रीजंस हैं। एक चीज़ यहाँ पे डिसएडवांटेज तो काफ़ी आपको पता है, जैसा शुरुआत में भी मैंने आपको बताया, बहुत से एनिमल्स मारे जाते हैं। अगर देखो एनिमल्स की स्पेसिफिकली आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊं ना, जैसे लो लाइंग एरिया में फ्लड आएगी, फॉर एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो फिर ये जो एनिमल्स है ना वो हाई लाइंग एरिया की तरफ भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल कार्बी एंगलोंग हिल्स में तो रास्ते में फिर हाईवेज भी आएंगे, जैसे NH-37, एकदम से हाईवेज आएंगे तो एनिमल्स की जान चली जाती है टकरा के व्हीकल से।
और बहुत बार जो पोचर्स होते हैं यानी शिकारी, वो एनिमल्स की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि अब बाढ़ आ चुकी है, एनिमल्स इस तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए शिकार करना आसान हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस प्रकार से ध्वस्त हो जाता है, सिर्फ बोट चलती हैं, मछुआरे मछली नहीं पकड़ पाते इसलिए बोट चलाने लगते हैं। कहने का पॉइंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा ध्वस्त हो जाता है। काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है बोट तो, 100 मीटर आगे जाने के लिए 100 रुपये। तो ये डिसएडवांटेजेस तो आपको बहुत पता है बाढ़ के क्या होते हैं, लेकिन अगर एडवांटेजेस यूपीएससी पूछे तो 2-3 एडवांटेजेस भी आप लिख सकते हो, थोड़े लो प्रोफाइल में, मतलब हल्के फुल्के एडवांटेजेस। जैसे कि देखो ऐसी सिचुएशन में ना फिशेस काफ़ी प्रोड्यूस होती हैं और फ्लड प्लेन इकोसिस्टम रिजुविनेट हो जाता है, यानी पानी रिचार्ज हो जाता है। इसके अलावा सोइल थोड़ी फर्टाइल हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस आप लिख सकते हो। अब लास्ट में बात करते हैं क्या करना चाहिए फ्लड्स को रोकने के लिए। सबसे पहले देखो ज़्यादा अच्छा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। जैसे जो अथॉरिटीज़ हैं बताती हैं कि फ्लड आ सकती हैं, वो अच्छे से बताएं ताकि लोकल लेवल पे अथॉरिटीज़ भी तैयार हो सकें, रेजिडेंट्स को भी अलर्ट किया जा सके कि बाढ़ आने वाली है, आप चले जाइए या फिर पहले से तैयारी करके रखिए जो भी है। दूसरा, काजीरंगा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर इकोलॉजी के हिसाब से देखें। और नेशनल पार्क का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होता, जो भी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे मौजूद है। तो बाढ़ जब आती है काजीरंगा नेशनल पार्क में, एनिमल्स के लिए एक प्रॉपर कॉरिडोर तैयार करना कि वो नेशनल हाईवे को क्रॉस कर सकें बिना टकराए व्हीकल से, बिना जान गंवाए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा एक और सजेशन जो दिया जाता है वो है स्लूस गेट्स कंस्ट्रक्ट करना। स्लूस गेट्स ये नदी के ऊपर होते हैं और इससे ना पानी का लेवल कंट्रोल किया जा सकता है। ये जितने ज़्यादा गेट होंगे उतना ही पानी का लेवल जो है वो अच्छे से रेगुलेट किया जा सकता है रिवर में। दूसरे मेजर्स जैसे देखो असम में भी एक सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, जो इन सभी स्टेप्स को लिए जा रहे हैं बाढ़ को रोकने के लिए, उनकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर कर सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो जॉब क्रिएशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 में एम्प्लॉयमेंट जो टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है देखो, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग देशों में जॉब क्रिएशन एक बड़ा इशू साबित हो रहा है। लेकिन बात हम इंडिया की करेंगे। भारत सरकार के सामने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करना बड़ी चुनौती है। अभी देखो पिछले कुछ समय से स्लो डाउन चल रहा है, जॉब्स कम क्रिएट हो रही हैं, जिसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे देखो आईटी कंपनीज जो हैं वो कम लोगों को रिक्रूट कर रही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है पूरी तरह से एड्रेस नहीं हुआ है कोविड-19 की महामारी की वजह से जो आया था और यूक्रेन वार की वजह से जो आया। स्टार्टअप भी अपने रिक्रूटमेंट प्लान्स को अभी होल्ड करे हुए हैं, जिस वजह से कम जॉब्स जनरेट हो रही हैं। और लास्ट में डेटा भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार जहां देखो पिछले साल आज के समय इसी समय पिछले साल 3.25 लाख जॉब मार्केट में ओपनली अवेलेबल थी और इस साल ये आंकड़ा 2,25,000 का है। यानी पिछले साल के अपेक्षाकृत इस साल कम जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है ओपनली। और देखो बात सिर्फ संख्या की नहीं है, आप जॉब सिक्योरिटी भी देखिए। पहले देखो बड़ी बड़ी कंपनीज में ना माना जाता था कि वो आसानी से निकालती नहीं है, जॉब रिलेटिवली स्टेबल है। बट आज के समय में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, मेटा यानी फेसबुक, अमेजोन, कोग्निजेंट, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में ना ले ऑफ कर रही हैं, अपने एम्प्लॉयज को काम से निकाल रही हैं। बायजू, ओला, अनअकैडमी जैसी कंपनीज ने बहुत से लोगों को काम से निकाला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिमांड फॉर स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स। अब देखो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी वजह से ना जो वाइट कॉलर जॉब है ना मैनुअल वाली, वो जॉब्स कम हो रही हैं। जैसे अकाउंटेंट की जॉब है, इसके अलावा कोडिंग करने वाली की जॉब है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अब कोडिंग करना नई नई टेक्नोलॉजी से आसान हो गया है, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है।
इस वजह से ना व्हाइट कॉलर जॉब्स को खतरा आ गया है। पहले लोग बोला करते थे कि व्हाइट कॉलर जॉब्स को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन व्हाइट कॉलर जॉब्स पे खतरा आ गया है। खतरा देखो मैनुअल जॉब वाले को आया है। अब जिस जॉब में क्रिएटिविटी है ना, जिस जॉब में हाई स्किल की आवश्यकता होती है, उसको कोई खतरा नहीं है। बट दिक्कत हमारे देश में पता है क्या है? दिक्कत यह है हमारे देश में इवन स्किल्ड लोगों की कमी है, और ज्यादा स्किल्ड लोगों की तो और भी ज्यादा कमी है। यह हमारे देश में दिक्कत है। इंडिया एक अनूठा प्लेस है जहां पे एक तरफ देखो लेबर सरप्लस है, दूसरी तरफ स्किल्ड प्रोफेशनल ढूंढती रहती हैं कंपनीज, लेकिन वो स्किल्ड प्रोफेशनल कंपनीज को नहीं मिलते। तो ऐसा विचित्र देश है इंडिया। आप ये स्लाइड देखिए, क्यों कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, यानी लोगों को काम से निकाल रही हैं। सबसे पहले कॉस्ट कटिंग मेजर, जिसे देखो बहुत सी कंपनीज अपना खर्चा कम करना चाहती हैं। बायजू अनअकैडमी जैसी कंपनीज जो अभी तक कभी प्रॉफिट में नहीं आई, वो प्रॉफिट में आना चाहती हैं अपने खर्चे को कम करके। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो काम मशीन करती है, इंसान उस काम को ज़्यादा खर्चे में करता है, तो कंपनीज जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही हैं अपने खर्चे को कम करने के लिए, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल वो करती हैं। सबसे लास्ट में जॉब अपॉर्चुनिटी एंड मिसमैच इन क्वालिफिकेशन, वही पॉइंट जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिया। पैराडॉक्स है इंडिया, एक तरफ स्किल शॉर्टेज है, दूसरी तरफ लेबर सरप्लस है, बट हम स्किल नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए जाते हैं आर्टिकल में, जैसे देखो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ना ट्रक ड्राइवर्स की कमी है। बहुत से ट्रक तो सिर्फ खाली खड़े हैं क्योंकि उनको चलाने के लिए ड्राइवर नहीं है। स्टील इंडस्ट्री में मेटलर्जिस्ट की कमी है जो मेटल्स और एलॉयज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। हेल्थ सेक्टर में नर्सिस और टेक्नीशियंस की कमी है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि अलग अलग सेक्टर्स में किस प्रकार से स्किल्ड लोगों की कमी है। नेक्स्ट, अभी तो देखो वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है जॉब्स में, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस का सामना महिलाएं करती हैं। लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सोसाइटी के नॉर्म्स, पैट्रियार्की की आपको घर में रहना है, काम नहीं करना। ये वो रीजन्स है जिसकी वजह से वुमेन जॉब्स में कम पार्टिसिपेट करती हैं। अगर महिलाएं 50% मतलब इक्वली संख्या में पार्टिसिपेट करें तो इकोनॉमी को तो फायदा हो, बट उन्हें देने के लिए जॉब्स नहीं है। एक तरफ हम बात करते हैं ना कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए इकोनॉमी में, बट साथ के साथ उतनी जॉब्स भी तो जनरेट होनी चाहिए ना। महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो भी गया लेबर फोर्स में, तो जॉब्स कैसे दोगे उनको? सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए? प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसमें गरीब जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवार हैं ना, उनके लिए अलग अलग इनकम के सोर्स सरकार मुहैया करवाती है। इसके अलावा रूरल जो यूथ हैं उनके करियर एस्पायरेशंस को पूरा करने में मदद करती है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट है जिसमें अलग अलग करियर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है, बिना कोई चीज़ गिरवी रखे लोन प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी वालों को जैसे फॉर एग्जांपल, ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं सरकार की तरफ से। सजेशंस की बात अब आती है। क्वालिटी एजुकेशन सरकार प्रोवाइड करे। बार बार हम डिस्कस करते हैं कि देखो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करके ही सरकार अच्छी आउटकम जनरेट कर सकती है। बढ़िया एजुकेशन मिलेगी तो नए नए स्टार्टअप्स ओपन होंगे, लोगों के पास में स्किल होगी। नेक्स्ट, फेवरेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट फॉर बिजनेसेस, सरकार ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों, विदेशों से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए आसानी से। बिगर फुटप्रिंट इन इंटरनेशनल मार्केट, मतलब सरकार हमारे देश की कंपनीज़ की, देसी कंपनीज़ की मदद करे कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें, विदेशों में अपना फुटप्रिंट इस्टेब्लिश करें। कोई ब्रांच विदेश में खोलनी है तो विदेश में भी खोलें। और सबसे लास्ट में स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को सरकार को और ज़्यादा सीरियसली लेना होगा। चल रहा है इनिशिएटिव, लेकिन हाई स्किल्ड प्रोफेशनल नहीं निकल के आ रहे हैं सरकार के स्किल वाले इनिशिएटिव से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जॉब क्रिएशन से संबंधित। चलते हैं आगे। अब हम कवर करते हैं एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर वाला सेक्शन। देखो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट ने ना जबरदस्त एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है एथिक्स का।
जैसे दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में होती है ना, पुणे में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एरिया है सदाशिव पेट, वहीं की एक घटना है। वहां पर क्या हो रहा था, एक लड़का लड़की के पीछे भाग रहा था बहुत ही ज्यादा धारदार हथियार से हमला करने के लिए, लेकिन वहां पर खड़े थे लेसपाल जवालगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, पुणे में सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट हैं। इन्होंने ना एक दूसरे पर्सन के साथ मिलके उस लड़के को रोक लिया जो लड़की के ऊपर हमला कर रहा था। बाकी बहुत सारे दुकानदार ने तो अपना शटर बंद कर लिया कि कोई बीच में नहीं आया, लेकिन लेसपाल जवालगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं सदाशिव पेट में रह के, इन्होंने उस लड़के को रोका, ओवर पावर किया और बाद में भीड़ ने उसे पीटना स्टार्ट कर दिया। तो इस घटना में बहुत सारे एथिकल इश्यूज और वैल्यूज इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला एथिकल इशू इन्वॉल्व है बायस्टैंडर एपैथी, मतलब जो आसपास लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं किया, दो लोगों ने देखो हिम्मत जुटाई, बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ ने तो शटर भी बंद कर लिया दुकान का ताकि लड़की अंदर ना आ सके। तो ये तो देखो फेलो सिटीजन्स के प्रति मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी के अभाव को दर्शाता है, बताता है ये इंसिडेंट कि सोशल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी कम है पब्लिक स्पेसिस में। दूसरा मॉब वायलेंस। मॉब वायलेंस मतलब जैसे ही इन दोनों ने, दो लोगों ने उस आरोपी को ओवर पावर किया ना, उस पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, तब भीड़ आ गई एकदम से उसे पीटने के लिए। तो ये मॉब वायलेंस को दर्शाता है। तीसरे नंबर पे स्टोकिंग एंड हरासमेंट। स्टोकिंग एंड हरासमेंट मतलब लड़की ने ना लड़के के मैरिज के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद हमलावर लड़का लड़की को स्टोक करने लग गया था, उसकी हरासमेंट करने लग गया था। तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, जैसे हर किसी की देखो कंसेंट की आज़ादी होनी चाहिए कि वो मैरिज करना चाहती है नहीं करना चाहती, लेकिन इस केस में लड़के ने जो कुछ किया कि मैरिज के प्रपोजल को आप रिजेक्ट करोगे तो मैं आपको हरास करूंगा, तो इसमें तो पर्सनल फ्रीडम का जो राइट है वो भी वायलेट होता है, राइट टू पर्सनल सिक्योरिटी वायलेट होता है, राइट टू फ्रीडम वायलेट होता है। ये सब एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। उसके बाद ब्रेवरी एंड सेल्फलेसनेस, ये तो आपको पता ही है। मिस्टर पाटिल दूसरे लड़के का नाम और मिस्टर जवालगे जो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट, दोनों ने देखो बहुत ही ज्यादा बहादुरी और सेल्फलेसनेस को जाहिर किया। बोलते भी हैं वो इंटरव्यू में लेसपाल कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे से तो कम से कम ये एक्सपेक्ट किया जाता है, एथिक्स का पेपर इन्वॉल्व है कि मैं एथिक्स के बारे में पढ़ता हूं तो उसको पब्लिक में शो भी करूं। सबसे लास्ट में वुमेन सेफ्टी एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस का इशू भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारे एथिकल इश्यूज इस न्यूज से निकल के आते हैं। एक आर्टिकल यहाँ पे महलनोबिस से संबंधित है। महलनोबिस जो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स जिन्हें कहा जाता है, आर्टिकल में ये सारी बातें बोली जाती हैं कि महलनोबिस आज जिंदा होते तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते, महलनोबिस आज जिंदा होते तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते सर्वे करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए। उनका ये मानना था कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और कैलकुलेशंस का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि सर्वेस को और बढ़िया से कंडक्ट किया जा सके, इंसान जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका पता लगा के सरकार स्कीम्स चला सके उसी हिसाब से। तो बस ये सारी बातें बोली जाती हैं कि वो बिग डेटा का अच्छे से इस्तेमाल करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छे से इस्तेमाल करते अगर वो आज जिंदा होते तो। अब लास्ट में हम समरी के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। NIRF वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि हाल ही में रैंकिंग जारी की गई, 5 पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। सबसे पहला पॉइंट, सिर्फ 12.3% संस्थानों ने पार्टिसिपेट किया, बाकी ऑलमोस्ट 87% संस्थानों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। रूरल अर्बन डिवाइड देखने को मिला टॉप 100 की रैंकिंग में। प्राइवेट और पब्लिक संस्थानों के बीच में भी डिवाइड देखने को मिला। विभिन्न राज्यों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग आई है टॉप 100 में, उसमें भी डिवाइड देखने को मिला। सिर्फ 3 राज्यों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का कंट्रीब्यूशन टॉप 100 में 81% है, दिल्ली, तमिलनाडु और केरल। इसके बाद टॉप 100 में जो संस्थान आए वहाँ पे फैकल्टी की संख्या ज़्यादा है, और इस बात पे हैरानी नहीं है कि टॉप 100 में जो कॉलेजेस आए वहीं से ज़्यादातर साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश हुए हैं। लास्ट में सजेशन दिया जाता है कि सरकार को देखो अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो इन्वेस्ट करे, जैसे चाइना ने इन्वेस्ट किया। तो ये पूरा आर्टिकल था। फिर अगला आर्टिकल जॉब क्रिएशन से संबंधित था। जॉब क्रिएशन कम हो रहा है स्लो डाउन की वजह से, जॉब सिक्योरिटी नहीं रही, पहले जॉब सिक्योरिटी हुआ करती थी, हाई IT प्रोफेशनल्स की डिमांड है। रीजंस क्या है जॉब क्रिएशन में?
कॉस्ट कटिंग कर रही हैं कंपनीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, क्वालिफिकेशन मिसमैच है, जिस टाइप की स्किल की आवश्यकता है वो स्किल नहीं है, सेक्टर स्पेसिफिक मिसमैच है, जैसे ड्राइवर, नर्सिस, इनकी कमी है अलग अलग सेक्टर्स में, महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है, ये भी एक चैलेंज है, अगर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा देने के लिए जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। और लास्ट में सजेशंस, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा करे, स्किल डेवलपमेंट करे सरकार, और सबसे लास्ट में स्पेशल पैकेज अनाउंस करे कुछ इंडस्ट्रीज के लिए ताकि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों। ये 2 क्वेश्चंस हैं आज जिनका आंसर्स आपको देना है। 250 वर्ड्स में दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।